नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि आज जो है कि मेरा पूरा फुल सेटअप कंप्लीट हो चुका है और मैं अब आ चुका हूँ डिजिटल बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अभी वैसे मेरी ये पहली क्लास है, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा भी चलाने का नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं NTPC के लिए पूरा फुल क्लास लेकर के आऊँगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो क्लास तो बिल्कुल फ्री ही चलेगी, ठीक है। तो आज और सारी जो क्लास चलेंगी वो लाइव चलेंगी। सबका टाइमिंग लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को सारी चीजें आपको बताऊंगा, किस दिन क्लास चलेंगी, कब से कब तक चलेंगी, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो आज मैं जो लेकर के आया हूँ वो जीके का लेकर के आया हूँ, पूरा फुल स्ट्रेटेजी कि कैसे क्लास चलेगी, ठीक है। तो और जीके हमें इस तरह से पढ़ना है कि अगर आज हम रेलवे का NTPC का अगर हम ले रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं जीके का, तो अगर कल को मुझे अगर SSC की तैयारी करना पड़े, इसका SSC का अगर एग्जाम देना हो, तो मुझे फिर से जीके ना पढ़ना पड़े। इस तरह से मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के सामने पॉलिटी। पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी में हम सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मैं हिंदी में भी आप लोगों को समझाऊंगा। वैसे जो वीडियो आएगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। आप लोगों को दिख तो रही है ना, वो जो भी मतलब कि जो वीडियो रहेगी वो कैसी रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे कि कंपनी का शासन अधिनियम देखेंगे, ठीक है। चार्टर अधिनियम देखेंगे, 1935 का अधिनियम देखेंगे, 1919 का देखेंगे। सारी चीजें हम लोग वहां पे कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। संविधान कैसे बनाया गया, संविधान सभा के बारे में हम लोग उसमें जानेंगे, और कौन कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनके बारे में भी हम वहाँ पे सारे पढ़ेंगे। प्रारूप समिति के बारे में भी वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेमबल, मतलब प्रस्तावना। मैं हिंदी में लिख दूं क्या, चलिए मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, ठीक है। मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। एक मिनट चलिए, ये रहा प्रस्तावना। प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें जो प्रमुख जो बातें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में मतलब संविधान जो है हम लोगों ने कब अपनाया, कब से संविधान लागू हुआ। प्रस्तावना की जो प्रमुख जो शब्दावली हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता, ये सारी चीजें हम लोग, बंधुत्व, ये सारी जो शब्दावली है वो सबके बारे में हम लोग वहाँ पे जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि स्रोत। क्या देखना है, स्रोत देखना है, संविधान के स्रोत कि कौन सी चीज कहाँ से, किस संविधान से लिया गया। जैसे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों, हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में, नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहां से कहां तक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स की बात होता है, और ये कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे DPSP, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। इसका वर्णन कहाँ से किया गया, कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद जो 36 है, 36 से लेकर के 51 तक किसका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, और इसके बारे में हम लोग पूरी बातें हम लोग वहाँ पे जानेंगे। पूरी क्लास प्रॉपर चलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है दोस्तों कितना में है, अनुच्छेद 51 के ए में है। इसमें अनुच्छेद 51 के ए में है, और ये रूस के संविधान से लिया गया था। ये सारी चीजें हम लोग वहां पे कवर करने वाले हैं। कितने मौलिक अधिकार कर्तव्य हैं, तो 11। पहले जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है,
तो उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य भी बाद में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये सारी बातें हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके से पढ़ाने वाले हैं। हम अगर एक मिनट दोस्तों, ये पता नहीं क्या लिखा गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग जो है राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, महान्यायवादी के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो केंद्र सरकार की होती है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। कार्यपालिका में किसके बारे में देखेंगे, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, मतलब संसद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो न्यायपालिका में जब हम सेंट्रल में होंगे तो हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब राज्य की गवर्नमेंट, इसमें भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आएंगे विधायिका पर, तो विधायिका में हम विधानमंडल की बात करेंगे, है ना, राज्यों में जो विधानमंडल होते हैं, जो कि विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग न्यायपालिका, मतलब कि उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग देख लेंगे वहीं पे, ठीक है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्थानीय सरकार में क्या आएंगे, तो पंचायतों के बारे में देखा जाएगा। उसके बाद नगर पालिकाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम लोग देखेंगे, मतलब महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं उसकी हम लोग एक जगह पे बात कर लेंगे। आप सोचोगे कि महत्वपूर्ण आर्टिकल्स मैंने क्यों नहीं लिखा, तो आर्टिकल्स दोस्तों मैंने इसलिए नहीं लिखा, मतलब आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, क्योंकि जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो वहाँ के वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्या होंगी, वो कवर होंगी। मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको दिख नहीं रही होंगी, मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीजें मिटाता हूँ। मैंने बोला ना कि मुझे इसमें अभी अच्छे से अभी नहीं समझ में आ रहा। चलिए, तो पॉलिटी की तो मैंने बात कर ली आप लोगों के सामने, ठीक है, मैंने पॉलिटी की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा स्टैटिक जीके की, इसकी स्टैटिक जीके की। तो मैं थोड़ा इसको साइड में कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में, ठीक है। मैंने इसको साइड में कर लिया है। स्टैटिक जीके में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैसे तो मैं स्टैटिक जीके बहुत हद तक कवर करवा चुका हूँ, लेकिन मैं इसको एक नए सिरे से फिर से वो सारी पीडीएफ मैं बनाऊंगा और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और उसमें जो भी मैं हम लोग पढ़ेंगे बहुत ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि मुझे फिर से जीके ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े अगर मैं कोई भी और अदर एग्जाम अगर देना चाहूँ। तो स्टैटिक जीके हम देखेंगे दोस्तों, क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस देखेंगे, मतलब कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में देखेंगे। और वहीं पे हम लोग देख लेंगे कि कौन से व्यक्ति ज्यादा चर्चित रहे हैं जो, और कौन से व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित हैं, ये भी हम लोग वहीं पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, मतलब कि त्योहार और मेले जो हैं वो हम लोग बात करेंगे। कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, कौन सी मेला कहाँ पे लगती है, जो कि प्रमुख होंगे, मैं हिंदी में भी आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है। त्योहार एवं मेले, मेरी राइटिंग अगर खराब हो तो थोड़ा सा ब्लेम मत करना, मैं पहली बार डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूँ। वैसे मैंने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, लेकिन डिजिटल बोर्ड ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
मतलब कि जो वाद्य यंत्र हैं वो हम लोग देखेंगे। और यहीं पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी इनसे जो संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे वो भी देखेंगे कि कौन से व्यक्ति जो हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, और उनको जो है पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार जो है, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री जो भी मिला हो, जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं वहां पे ही कवर करूंगा। ठीक है दोस्त। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अवार्ड्स, मतलब कि जो भी पुरस्कार हैं, क्या पुरस्कार, पुरस्कार किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, किस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, और कौन सी जो पर्सनालिटी है, प्रमुख व्यक्ति की उनको पुरस्कार दिया गया है। जैसे भारत रत्न की बात करेंगे हम लोग, और जो भी जो सिंगल सिंगल अवार्ड हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करेंगे, जो भी अवार्ड है, और हम लोग वहीं पे इस बार भी किसको दिया गया वो हम लोग एक साथ ही देख लेंगे। ठीक है दोस्तों। मैं करेंट अफेयर की भी बात करने वाला हूँ। करेंट अफेयर जो है आपको वो भी मिलता ही रहेगा, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, मतलब कि जो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है और वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्त। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। ये तो हालांकि अब पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे डेज यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो पहली बार मनाए जा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेज देखेंगे। जैसे कि ये नीरज चोपड़ा के जो अचीवमेंट है उस पे एक डेज मनाया जा रहा है, या फिर चंद्रायन जो हमारा जो उतरा, जो दक्षिण ध्रुव पर जो हम लोग उतरे, उस पे भी एक नए दिवस की घोषणा हुई है। तो वो सारे दिवस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो दिवस है मैं आपको एक जगह प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे WHO हो गया, WTO हो गया, फिर नाटो हो गया। ये सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। सार्क की बात करेंगे, यूनेस्को की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क, मतलब कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात करेंगे। इसी में हम लोग यहाँ पे रामसर साइट्स की भी बात कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ एक बार। इसी में हम लोग क्या बात करेंगे, तो रामसर जो साइट्स हैं उसकी भी हम लोग यहीं पे बात करेंगे। उसके बाद टेम्पल्स, मतलब कि जो महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं वो हम लोग बात करेंगे कि कौन सी मंदिर कहाँ पे है वो, और जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है उसको कौन बनवाया है, किस वंश के शासक ने बनवाया है। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब जो शोध संस्थान है भारत के, उसकी बात करेंगे। जैसे कि आलू शोध संस्थान कहाँ पे है, ठीक है, और ये आलू हो गया। चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, बहुत सारी जो शोध संस्थान इंजीनियरिंग का है वो सारे हम लोग एक जगह पे देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो पुराने हैं उसकी भी, जैसे राज तरंगिणी, ठीक है, और फिर हर्षचरित, फिर हो गया अष्टाध्यायी। ये सारी जो बुक्स हैं वो हम लोग एक जगह पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसमें कुछ नए भी मैंने शामिल किया है, तो वो हम करेंट अफेयर्स वाली जब सेशन लाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बचेंगे विविध में वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में स्टैटिक्स यहीं तक होगा, और इतना में आपका स्टैटिक्स कवर हो जाएगा। अब जो है स्टैटिक्स में बहुत सारी चीजें जो है नहीं पूछी जाती, जैसे कि मार्शल आर्ट अब नहीं पूछी जाती है, चित्रकलाएं, वो सारी चीजें अब नहीं पूछी जाती, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब भूगोल, क्या भूगोल। मैं इसे भी थोड़ा साइड करता हूँ दोस्तों, एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है, मैंने इसे साइड कर दिया है। अब मैं आपको बात करता हूँ किसका, भूगोल का, भूगोल, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी जो है हम लोग जो ज्योग्राफी में हम लोग किस चीज की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में जो है हम लोग पृथ्वी के बारे में देखते हैं, है ना, सारे कंटिनेंट के बारे में देखते हैं, दर्रों के बारे में देखते हैं, पहाड़ के बारे में देखते हैं, रेंज के बारे में देखते हैं, है ना। ज्योग्राफी में हम लोग कृषि के बारे में भी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ज्योग्राफी में देखने वाले हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे, मतलब महाद्वीप।
महाद्वीप के बारे में देखेंगे, 7 महाद्वीप। वैसे तो 8 महाद्वीप अगर जिलैंडिया को मिला दिया जाए तो हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 ही पढ़ेंगे। और इनके बारे में जो जो चीज है वहाँ पे, जैसे कि वहाँ की माउंटेन रेंजेस, वहाँ के सबसे बड़े जो देश हैं वो, सबसे छोटे देश हैं वो, वहाँ का कैपिटल, वो सारे चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। वहाँ जो महत्वपूर्ण जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आ जाएंगे इंडिया पे, और इंडिया का मैप के थ्रू हम लोग बात करेंगे। मैप हम लोग देखेंगे कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा स्टेट के चारों ओर जो है कौन कौन सी स्टेट लगती है, कौन सी स्टेट के बगल में कंट्री है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग वहाँ पे जब मैप पढ़ेंगे तो मैप में अच्छे से समझेंगे। वहाँ पे हम लोग नदियां भी देखेंगे मैप के थ्रू ही। ठीक है। उसके बाद हम नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, मतलब पड़ोसी देश की बात करेंगे। किसका, मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें जो है हिंदी में लिखा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने हिंदी में सारी चीजें आपको समझाया है। ठीक है, पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब की बात करेंगे, मालदीव। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेंसस, मतलब जनगणना या जनगणना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आजकल। ठीक है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग माउंटेन रेंजेस, मतलब कि क्या, जो पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसकी बात करेंगे, पर्वत श्रृंखला की, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद पासेज, मतलब दर्रे की बात करेंगे। ठीक है, दर्रा, जैसे रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, ये सब। उसके बाद लेक्स, लेक्स का मतलब जो झील है, उनकी हम लोग बात करेंगे। और भी जो चीजें होंगी वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, जैसे रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स छूट गया दोस्त। ठीक है, यहाँ पे रिवर भी आप ऐड कर लो, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स भी आप ऐड कर लेना, मैं रिवर की भी बात यहीं पे करूंगा। उसके बाद सॉइल, मतलब कि मिट्टी की बात करूंगा, कि कौन सी मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयोगी है और ये कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात। क्या देखेंगे, यातायात। यातायात कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, तो एयरपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, रेलवेज की बात करेंगे, रेलवेज की बात करेंगे। ठीक है, फिर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, एनएच में लिख देता हूँ। स्टेट हाईवे हम लोग देखेंगे, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर जो नेशनल जो वाटर वाले होते हैं, है ना, वो हम लोग देखेंगे। और क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम, मतलब कि सौर मंडल की। इसका, एक मिनट दोस्तों, मुझे नहीं आता अभी इसे चलाने। ठीक है, सौर मंडल, सौर मंडल में हम लोग जो है वो सारी बातें, जो आकाशीय पिंड हैं उसकी बात करेंगे, है ना, गैलेक्सी की बात करेंगे, जो ग्रह हैं उसकी बात करेंगे, सूर्य की बात करेंगे, चंद्रमा की बात करेंगे, मतलब उपग्रह की भी बात करेंगे, सूर्य की बात करेंगे, तारों की बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे मेन रूप से जो है वो हम ग्रहों की बात करेंगे, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, ये सारी बातें हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। उसके बाद अर्थ, हम लोग पृथ्वी के बारे में अलग से पढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में तो यहाँ हम लोग पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, और हम लोग का जो जीवन है वो पृथ्वी पे ही संभव हो पा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अलग से। उसके बाद वेदर, मतलब मौसम की बात करेंगे। यहाँ पे मौसम, कौन सी मौसम जो है कब आता है, कौन सा मौसम कब आता है, और कौन सी मौसम में जो है कौन सी फसल उगाई जाती है, कब से कब कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद मिनरल्स, रिसोर्सेज, है ना, जो जैसे कि कोई भी अगर मिनरल्स है तो उसके रिसोर्स कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार का बात करेंगे, अगर कोयला एक खनिज है तो वो कहाँ पे आपको प्राप्त होता है, कहाँ पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा ज्योग्राफी, और इससे ज्यादा कुछ भी ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। अगर कुछ बचेगा तो हम लोग उसको लास्ट में कवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जो है एक क्लास लेंगे और उसमें सारी चीजें कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अगले सब्जेक्ट की ओर, सॉरी। और देखिए, ये रहा हमारा हिस्ट्री। मैं थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ दोस्तों।
एक मिनट, चलिए हो गया, दिख रहा होगा आपको। हिस्ट्री, हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री जो है मैंने ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखा है यहाँ पे। एंशियंट हिस्ट्री मतलब कि प्राचीन भारत। एक मिनट, मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, येलो ही सही है, ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारत की बात करूंगा, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग हर एक वंश से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से? हर एक वंश से। उसके बाद हर एक वंश के बाद हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे, और जो है और भी जो भी शैव धर्म हो गया वो हम उसकी भी बात करेंगे। हालांकि वहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे, है ना, कुषाण वंश पढ़ेंगे, सातवाहन वंश पढ़ेंगे, शक वंश पढ़ेंगे। सारी चीजें हम लोग कुषाण वंश पढ़ेंगे। प्राचीन हिस्ट्री में ये सारी चीजें कवर कर लिए जाएंगे एक ही क्लास में। उसके बाद हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने वाले, है ना, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत देखने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास, एक मिनट, यहाँ से इरेजर क्यों नहीं आ रहा। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत पूरा देखेंगे, है ना, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, ये सारी बातें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, मतलब कि आधुनिक भारत हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, है ना, आधुनिक इतिहास। इसी से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं। क्या? स्वतंत्रता संग्राम। और यहाँ से जो है बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। स्वतंत्रता संग्राम करने का मतलब जो है 1885 से लेकर के, मतलब जब कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसके उसके बाद जो है भारत की आजादी तक, मतलब 1947 तक जो है ये हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में देखेंगे। और इसकी एक क्लास अलग से ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि आपको हिस्ट्री की भी बातें सारी समझ में आ गई होंगी कि कैसे कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। हालांकि विश्व इतिहास जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री मैं आपको बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री सर आपने क्यों नहीं लिखा, तो मैं इसलिए नहीं लिखा दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। वैसे मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं सबसे लास्ट में जो है इसकी एक क्लास ले लूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ दोस्तों, ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी मैं एक लास्ट में एक वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको बता दूंगा, जैसे कि रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये सारी बातें मैं एक जगह पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज के लिए आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने ये चीजें आपको कवर नहीं करवाई, ठीक है। आप सिर्फ बने रहना, जब भी मैं लाइव आऊं तो आप कोशिश करना कि समय से आओ और पूरी क्लास लाइव, ठीक है। और उसके ऊपर आप खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि हो सकता है आपको मेरी नोट समझ में ना आए, तो आप अपना नोट्स जो है वो खुद से बनाएंगे। सबसे अच्छा जो आपको आपके अंदर जो अपना जो एलिजिबिलिटी है, जो उससे जो समझ में आता है वो किसी और के नोट से नहीं आता। अगर आप खुद से अगर लिखोगे तो वो जो है रिवीजन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लिखते हो ना तो दो तरह से आपका रिवीजन होता है, एक तो आप पढ़ते हो, दूसरा आप लिखते भी हो। तो ये जरूरी है कि आप खुद से लिखो, ज्यादा फायदा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा अगला सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमिक्स है। मैं इसको भी थोड़ा साइड करता हूँ, एक मिनट आप वेट करना। ये रहा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स जो है वो किन बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, जो कि अकाउंटेंसी के बच्चे होते हैं, कॉमर्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में वो इकोनॉमिक्स को लेते हैं, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। तो
हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। मतलब कि जो अर्थव्यवस्था के जो इंट्रोडक्शन है, जो क्या है इंट्रोडक्शन, उसका बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है उसके सेक्टर्स देखेंगे, जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या होते हैं, तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, और उसके अंदर में कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन सा जो क्षेत्र है किस सेक्टर के अंदर आता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय के हम लोग देखेंगे, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ राष्ट्रीय आय। उसके बाद दोस्तों हम लोग बैंकिंग का बात करेंगे, और बैंकिंग में ही हम लोग आरबीआई को भी कवर कर लेंगे। क्या आरबीआई इसी में पढ़ा जाएगा, क्योंकि बैंकिंग का तो जो हमारा जो इंडिया भारत है वो बैंकिंग, बैंकों का बैंक तो आरबीआई ही है ना। जब हम लोग बैंकिंग कवर करेंगे तो आरबीआई कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग जो है आरबीआई का बात करेंगे। सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी हम लोग वहां पे देख लेंगे, कब हुआ, कब 7 का हुआ, कब 14 बैंकों का हुआ, जो भी है हम लोग वहां पे देखेंगे। उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब मौद्रिक नीति की बात करेंगे। इसकी मौद्रिक नीति। वैसे तो मैं इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल्स में पढ़ाना चाहता था, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिटेल में अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में, मैंने बस वही कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लेना। ये हर एग्जाम में जो है इससे प्रश्न बनते ही, है ना। पंचवर्षीय योजना है, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड ओवन मॉडल, है ना, पीसी महालनोबिस मॉडल, है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से उद्योग जो है, जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये सारे जो उद्योग हैं वो किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, कब लगाए गए थे, किसके सहयोग से लगाए गए थे, हम लोग यहाँ पे सारा कवर करेंगे। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी, यही तो सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, बेरोजगारी। इसकी जो बात है हम लोग जो है लास्ट में करेंगे, है ना। कितने तरह के बेरोजगारी होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग एक जगह पर देखेंगे। क्योंकि एसएससी में इससे तो बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, बेरोजगारी से एसएससी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछती है और एनटीपीसी रेलवे भी पूछती ही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और लास्ट में क्या देखने वाले हैं, साइंस। क्या देखेंगे, साइंस। तो साइंस में मैंने इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स। क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में जो महत्वपूर्ण खोजें हैं हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में ही हम लोग जैसे कि मात्रक हो गए और जो भी चीजें हैं फिजिक्स में, न्यूटन, ये सारे हम लोग वहाँ पे फिजिक्स में देख लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे, और केमिस्ट्री में जो है फार्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो फार्मूले हम लोग एक जगह पे देखेंगे। और भी जो केमिस्ट्री की जो भी बातें हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ी जाएंगी। उसके बाद बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत, जीव जगत, ठीक है, ब्लड, ह्यूमन, सारा चीजें हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे, है ना, बीमारियां, जीवाणु, विषाणु, सारा चीजें। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, ये मैंने एक ऐड किया है क्योंकि यहाँ से अब प्रश्न बनने लगे हैं। पहले जो है यहाँ से प्रश्न जो है यूपीएससी या बीपीएससी में ही बनता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब एसएससी हो या रेलवे हो, यहाँ से इन्वायरमेंटल साइंस मतलब पर्यावरण विज्ञान जो है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यहाँ से अब प्रश्न पूछने लगी है। तो इसको भी एक बार कवर कर लेने में ही फायदा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैं देखता हूँ कि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर वो स्किप कर दिए जाते हैं, कि इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक नंबर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि ये सारी क्लास कब चलेंगी। एक मिनट आप वेट कर लेना थोड़ा, मैं इसको थोड़ा सा उधर साइड में कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, रीजनिंग की जो है स्ट्रेटेजी वीडियो कल आएगी, और उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि रीजनिंग हम लोग कैसे पढ़ेंगे, उसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेंगी, और रीजनिंग को कैसे हम लोग एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सॉरी टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम लोग कैसे कवर करेंगे। और ज्यादा मैं उसमें समय भी नहीं लूंगा, मुश्किल से मुश्किल जो है एक टॉपिक को मैं एक ही दिन में कवर करवाऊंगा उसमें, ठीक है।
चाहे मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी क्यों ना हो जाए, एक दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे वहां पे, और मुश्किल से मुश्किल 12 से 13 दिन में पूरा रीजनिंग खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स का जो स्ट्रेटेजी है ये भी आएगा इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का भी स्ट्रेटेजी जो है हम टॉपिक वाइज ही रखेंगे, जैसे परसेंटेज है ना, परसेंटेज का अलग, प्रॉफिट लॉस का अलग हो जाएगा। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ही हम क्या कवर करेंगे, तो बोट एंड स्ट्रीम हम लोग स्पीड टाइम एंड स्पीड में ही कवर कर लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जैसे मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन एक क्लास में नहीं होगा, मेंसुरेशन के लिए आपको मिनिमम 2 क्लास देना ही होगा, है ना। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको कल बता दूंगा। उसके बाद ये जो है क्लासेस विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे, 11 नवंबर से सारी क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। 11 नवंबर को मंडे है, सोमवार है, और सोमवार से जो है वो सारा क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, वो भी लाइव, क्योंकि अभी जो है पूरा सेटअप नहीं हो पाया है जिससे मैं लाइव आ पाऊँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बता दूं कि मंडे से जब क्लास स्टार्ट होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, ये 5 दिन जो क्लास है वो चलेंगी। 5 दिन जो है वो 2 टाइम में क्लास चलेगी, 7 बजे सुबह से 8 बजे तक 1 घंटे की क्लास। उसके बाद 7 बजे शाम से 8 बजे तक ये 2 क्लासें चलेंगी आपकी, ठीक है, प्रॉपर चलेंगी। और ये 5 दिन चलेंगी, 5 दिन में जो है वो टोटल 10 क्लास हो जाएंगे, कितना 10। और उसके बाद जो है सैटरडे को कोई क्लास नहीं रहेगी, वो उस दिन मैं इसलिए क्लास नहीं ले रहा हूँ ताकि ये जो 10 क्लास हुआ है वो आप इस दिन सैटरडे को टोटल जो है आप रिवीजन कर सको। क्या करो, उस दिन जो है रिवीजन के लिए मैंने ये क्लास छोड़ा है, ठीक है, रिवीजन के लिए। उस दिन आपका काम है टोटल रिवीजन करना, जो भी आपने जो 5 दिन में जो पढ़ा है वो सारा आप रिवीजन एक बार करो, उसका नोट्स बनाओ। उसके बाद करेंट अफेयर्स को जो है वो संडे की क्लास चलेगी, जिसमें आपका जो है पूरा जो सप्ताह का जो रहेगा, पूरा जो वीकली जो करेंट अफेयर रहेगा वो पूरा कवर रहेगा। क्या, वीकली करेंट अफेयर पूरा कवर कर दिया जाएगा, आपको किसी तरह की टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हो दोस्तों कि जीके भी आपका कवर हो रहा है, मैं साथ साथ में रीजनिंग और मैथ का भी क्लास लूंगा, ठीक है, बीच बीच में 2 क्लासें चलेंगी, उसी में मैं आपको शेड्यूल आपको बता दूंगा सारा। और उसके बाद इसी में देखिए कि आपका करेंट अफेयर के लिए भी मैंने जुगाड़ कर रखा है। डेली करेंट अफेयर तो कर नहीं सकते उसमें, तो इसलिए मैंने एक दिन रखा है ताकि सप्ताह में एक दिन जो है सारे, जैसे कि सोमवार से लेकर के, नहीं सैटरडे, संडे को रखा है ना मैंने, हाँ, तो सोमवार से लेकर के सैटरडे तक जो भी करेंट अफेयर्स होंगे वो आपको संडे को देखने को मिल जाएगा एक ही जगह पे। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा और उससे आपको कोई बर्डन भी नहीं आएगी, ठीक है। और उसमें जो भी रहेगा, जैसे कि मान के चलिए अगर अवार्ड से अगर कोई प्रश्न आता है, जैसे अगर कोई भी अगर प्रश्न अगर अवार्ड से आया तो मैं एक बार इसका जो है जो भी अवार्ड रहेगा वो सारा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बार बार अगर माइंड में वो चीजें रिवीजन होंगी तो वो चीजें आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इससे आपका स्टैटिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और करेंट अफेयर भी साथ साथ में होते रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइएगा कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसा लगा है, ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आज मेरी पहली वीडियो थी जो कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या लग रहा है कि वो लग रहा है अनजान जैसा लगता है, ठीक है, क्योंकि अभी इस पे बहुत ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और कल फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ रीजनिंग और मैथ के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।